Everyone, good morning to all of you. Dear students, today we are going to start a new unit of organic chemistry in BSc Part 3rd year. This is about synthetic rubber and dyes. First of all, we will talk about synthetic polymers. In this discussion, we will learn about introduction of polymers, types of polymers. Let me start the discussion from the introduction of polymers. Dear students, बहुलक या पॉलीमर्स जो होते हैं वो छोटी छोटी इकाइयों की बार बार पुनरावृत्ति से मिलकर बने बहुत उच्च अणुभार वाले मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। बहुमूलक की परिभाषा में इम्पोर्टेंटली हमें दो बातों का ध्यान रखना है। एक, ये छोटी इकाइयों की बार बार पुनरावृत्ति से बनते हैं। सेकंड, इनका मोलिकुलर वेट बहुत अधिक होता है। तो छोटे एवं सरल अणु, जिन कम अणुभार वाले जो अणु जिनकी बार बार पुनरावृत्ति से ये बहुलक बनते हैं, उनको हम एकलक या मोनोमर्स कहते हैं। और एकलक या मोनोमर्स इनकी बार बार पुनरावृत्ति से जो मिलकर संयुक्त रूप होकर जो बड़े वृहद या विशाल संरचना वाले अणु बनते हैं, उनको ही हम बहुलक के नाम से जानते हैं। और बहुलक बनने की प्रोसेस को ही हम बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एथिलीन की कई इकाइयाँ बार बार पुनरावृत्त होकर जो बहुलक बनाती है उसको पॉलीएथीन कहते हैं। एथीन एकलक अणु है और पॉलीएथीन बहुलक अणु है। अब मुख्य रूप से इसमें अगर एक छोटी इकाइयाँ या एकलक या मोनोमर सेम टाइप के होते हैं तो हम उसे समबहुलक कहते हैं, और अगर रिपीटिंग यूनिट्स डिफरेंट टाइप्स की होती है तो उसे हम सहबहुलक या कोपॉलीमर कहते हैं। सहबहुलक के लिए भी प्राय बहुलक शब्द हम यूज में ले लेते हैं। जब दो या दो से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयाँ परस्पर संयुक्त होकर बहुलक बनाती हैं तो इस प्रक्रिया को सहबहुलीकरण या कोपॉलीमराइजेशन के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल, नाइलॉन 6,6 यह हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल दो डिफरेंट यूनिट्स से मिलकर बना एक सहबहुलक है। इसका जो मोनोमर्स हैं उनका फॉर्मूला और पॉलीमर जो बनता है नाइलॉन 6, उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हम स्क्रीन पर दिए गए समीकरण के अनुसार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बहुलकों को कई प्रकार से हम क्लासीफाई करते हैं। जैसे उनकी स्ट्रक्चर के आधार पर भी हम उनको वर्गीकृत कर सकते हैं, उनके भौतिक गुणों के आधार पर या जो टेक्निक हम यूज करते हैं उसके आधार पर भी हम उनको वर्गीकृत करते हैं। भौतिक गुणों या फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर बहुलकों को मुख्य रूप से 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। इनमें फर्स्ट है इलास्टोमर, इसे हम प्रत्यास्थक भी कहते हैं। इलास्टोमर में रबर की भांति उच्च कोटि की इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता होती है। इन्हें हम फोर्स लगाकर खींच सकते हैं, लेकिन फोर्स हटाने पर ये वापस अपनी पहले वाली आकृति में फॉर्म में लौट आते हैं। इलास्टोमर के अणु रेशों के अणुओं की भांति लंबे एवं पतले होते हैं। इनकी यह विशेषता है कि बल प्रयुक्त करने पर इनके अणु लीनियर या रेखित हो जाते हैं, लेकिन जब फोर्स हटाने पर ये वापस सामान्य अपने कॉन्फ़िगरेशन में पर आ जाते हैं। प्राकृतिक रबर इलास्टोमर का एक मुख्य एग्जाम्पल है। सेकंड वन इज थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक बहुलक, यह बहुलक रेखीय या शाखित श्रृंखला वाले होते हैं। इनकी विशेषता यह है कि ये गर्म करने पर नरम होकर पिघलने लगते हैं तथा ठंडा होने पर पुनः कठोर हो जाते हैं। मुलायम अवस्था में इन्हें इच्छित आकृति में ढाला जा सकता है। फॉर एग्जांपल, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन,
पॉलीवाइनिल क्लोराइड इत्यादि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर के एग्जाम्पल्स हैं। थर्मोसेटिंग जो तीसरे प्रकार का बहुलक है, इसे हम ताप दृढ़ प्लास्टिक भी कहते हैं। ये बहुलक बहुत अधिक शाखित श्रृंखला वाले होते हैं तथा इनमें काफ़ी संख्या में क्रॉस बंध या बॉन्ड्स होते हैं। इन बहुलकों के अणु अव्यवस्थित त्रिविमीय जाल 3 डायमेंशनल नेटवर्क के रूप में होते हैं। ये गर्म करने पर पिघलते नहीं हैं बल्कि और अधिक कठोर हो जाते हैं ड्यू टू क्रॉस बॉन्डिंग। थर्मोसेटिंग बहुलक को गर्म करने पर उनमें और नए क्रॉस बंध बन जाते हैं, अतः इनकी कठोरता और बढ़ जाती है। ये किसी भी विलायक में घुलनशील नहीं होते हैं। फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन या बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन इत्यादि इसी वर्ग में आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कुछ बहुलक जैसे नाइलॉन 66, पॉलीथीन टरथेलेट प्लास्टिक की भांति उपयोग के साथ साथ रेसे बनाने में प्रयुक्त होते हैं। रेसे बनाने वाले बहुलक के गुण कुछ विशिष्ट होते हैं, जैसे उच्च तनन सामर्थ्य का होना। रेसों में बहुलक पूर्णतया खिंचे हुए संरूपण में रहते हैं। वह रेसे के अक्ष के साथ संरेखण होते हैं। मेल्ट स्पिनिंग विधि द्वारा रेसों का निर्माण होता है। पिघलते हुए पदार्थ को छोटे छोटे छिद्रों से बलपूर्वक गुजारा जाता है तथा तीव्रता से इन्हें ठंडा किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, प्राप्त रेसों को शीतकर्षण, जिसे हम कोल्ड ड्रॉइंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं, उससे गुजारा जाता है, जिससे वे एक विशिष्ट तापमान पर खिंच जाते हैं। फलस्वरूप लंबे किंतु कम व्यास वाले रेसे प्राप्त होते हैं। इस प्रकार बहुलक अणु रेसों की लंबाई के साथ साथ संरेखित हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, भौतिक गुणों के आधार पर इस 3 सब कैटेगरीज में पॉलीमर्स के इस क्लासिफिकेशन में से कई बार एग्जाम्स में थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक बहुलकों में अंतर से संबंधित एक टिप्पणी नुमा क्वेश्चन आता है, तो इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन या बहुलीकरण के प्रकार। कई एकलक इकाइयों के में परस्पर संयुक्त होकर एक वृहद आणविक बहुलक अणु बनने की प्रक्रिया को ही हम पॉलीमराइजेशन या बहुलीकरण कहते हैं। ये मुख्य रूप से प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है। एक योगात्मक, जिसे हम चेन वृद्धि या चेन इनलोंगेशन पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। सेकेंड वन इज कंडेंसेशन अथवा संघनन पॉलीमराइजेशन। इसको हम स्टेप वृद्धि बहुलीकरण के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे योगात्मक या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन की। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू दैट योगात्मक बहुलीकरण में सरल एकलक अणु परस्पर एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं और बहुलकों का निर्माण होता जाता है। इस प्रक्रिया में असंतृप्त एकलक अणु भाग लेते हैं तथा अंतिम उत्पाद बहुलक के अलावा कुछ नहीं बनता है। यह प्रक्रिया सामान्यतः श्रृंखला क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। इसी कारण इसे चेन ग्रोथ या श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण भी कहा जाता है। योगात्मक बहुलीकरण में बहुलक का मूलानुपाती सूत्र, एम्पिरिकल फॉर्मूला, जिस एकलक अणु से निर्मित होते हैं उसके समान ही होता है। फॉर एग्जांपल, एम अणुभार वाले n छोटी इकाइयाँ मिलकर अगर m पॉलीमर बनाती हैं तो इसे हम स्क्रीन पर दिए गए समीकरण के अनुसार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्राकृतिक रबर योगात्मक बहुलीकरण का एक उदाहरण है। इस विधि द्वारा निर्मित बहुलक उन एकलकों से प्राप्त होते हैं जिनमें द्विबंध उपस्थित होता है। ये इम्पोर्टेंट बात है कि असंतृप्त एकलक अणु अगर मोनोमर के रूप में काम आ रहा है तो उसके पॉलीमराइजेशन की मेथड योगात्मक या एडिशन पॉलीमराइजेशन की होती है।
इसलिए इस प्रक्रिया को वाइनिल बहुलीकरण भी कहते हैं। ये बहुलक व्यापारिक या कमर्शियल दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इनके मुख्य एग्जाम्पल्स में हम पॉलीथीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड जिसे पीवीसी के नाम से जानते हैं, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल जिसे हम PAN या आर्लॉन के नाम से जानते हैं, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीमेथिल मेथैक्रिलेट और पॉलीवाइनिल एसीटेट इत्यादि। ये सभी योगात्मक बहुलीकरण पर बनने वाले बहुलक होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स को हम स्क्रीन पर दिए गए अनुसार डिनोट कर सकते हैं। एक्रिलोनाइट्राइल ये एकलक है और इसके एन अणु योगात्मक बहुलीकरण के बाद में पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल जो बनाते हैं उसको हम निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि एकलक इकाइयों में डबल बॉन्ड हैं, असंतृप्त इकाइयाँ हैं, जबकि पॉलीमर में ये सैचुरेटेड टाइप का मैक्रोमोलिक्यूल अणु हम प्राप्त करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, योगात्मक बहुलीकरण की क्रियाविधि की अगर हम बात करें तो क्रिया की शर्तों के आधार पर योगात्मक बहुलीकरण किन्हीं भी 3 क्रियाविधियों में से एक से संपन्न हो सकता है। ये 3 क्रियाविधियाँ मुक्त मूलक बहुलीकरण, संचरण मुक्त मूलक बहुलीकरण की क्रिया भी आगे 3 स्टेप में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा एक दूसरी क्रियाविधि आयनिक बहुलीकरण की है और थर्ड वन जो है वो जिगलर-नाटा बहुलीकरण या उपसहसंयोजक पॉलीमराइजेशन की होती है। सबसे पहले हम बात फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन की करेंगे और इस क्रियाविधि द्वारा बहुलक बनने की प्रक्रिया में किसी प्रारंभिक पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है जो मुक्त मूलक उत्पन्न करते हैं। ये क्रिया को प्रारंभ करते हैं। यह क्रियाविधि भी 3 स्टेप में पूरी होती है: चेन इनिशिएटिंग स्टेप, चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप और चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। चेन इनिशिएटिंग स्टेप में बेंजाइल पेरोक्साइड इनिशिएटर या प्रारंभिक पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसमें पेरोक्साइड का मुक्त मूलक एकलक से योग क्रिया करके एक बड़ा मुक्त मूलक बना लेता है। चूँकि मुक्त मूलक बनने के साथ ही अभिक्रिया स्टार्ट होती है, अतः इसे श्रृंखला प्रारंभ करने वाला या प्रारंभिक पद के नाम से जानते हैं। इन्हें इक्वेशन की फॉर्म में हम इस प्रकार दिखा सकते हैं, जैसा कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये पेरोक्साइड से एक मुक्त मूलक बना जो एकलक अणु के साथ जुड़कर नया मुक्त मूलक बनाता है। अब सेकंड स्टेप जिसे चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप के नाम से हम जानते हैं, इसमें प्रारंभिक पद में उत्पन्न मुक्त मूलक दूसरे एकलक अणु से योग क्रिया करके और बड़ा मुक्त मूलक बनाते हैं तथा इस प्रकार श्रृंखला में वृद्धि के साथ बहुलक का निर्माण होता जाता है। अतः इन अभिक्रियाओं को श्रृंखला को आगे बढ़ाने वाले पद कहा जाता है, जिन्हें हम इस इक्वेशन की फॉर्म में निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो लास्ट और थर्ड स्टेप होता है वो इस क्रियाविधि का वो है चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। श्रृंखला समाप्ति मुक्त मूलकों के युग्मन अथवा असमानुपातन द्वारा होती है। युग्मन जैसे कपलिंग में 2 मुक्त मूलक आपस में जुड़कर एक उदासीन अणु बना देते हैं, और जब मुक्त मूलक रिएक्शन मीडिया में नहीं रहते हैं तो अभिक्रिया भी समाप्त हो जाती है। इसके टर्मिनेटिंग स्टेप का दूसरा टाइप असमानुपातन भी है, जिसके द्वारा भी श्रृंखला समाप्त होती है और हम बहुलक प्रोडक्ट जो प्राप्त होता है। डियर स्टूडेंट्स, योगात्मक बहुलीकरण की क्रियाविधि का एक दूसरा प्रकार आयनिक पॉलीमराइजेशन होता है। वाइनिल एकलकों को आयनिक पदार्थों की उपस्थिति में बहुलीकृत किया जाता है। ये आयनिक पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, अतः यह क्रियाविधि भी 2 प्रकार की होती है, एक धनायनी व ऋणायनी। आयनिक बहुलीकरण की
सीमित उपयोगिता होती है क्योंकि इनके प्रारंभन, संचरण व समापन पर पद ज़्यादा जटिल होते हैं। धनायनिक बहुलीकरण या कैटायनिक पॉलीमराइजेशन की अगर हम बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, ये अभिक्रिया लुईस अम्लों द्वारा प्रारंभ होती है। इस लुईस अम्ल हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाली स्पीशीज को कहते हैं जिनके बाह्य तनकोश में 8 के बजाय 6 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं उसे लुईस एसिड कहते हैं। अम्लों से उत्पन्न इलेक्ट्रोफाइल जब वाइनिल एक लक पर आक्रमण करता है तो कार्बोकैटायन मध्यवर्ती बनते हैं। वाइनिल मोनोमर्स में उपस्थित इलेक्ट्रॉन दाता प्रतिस्थापी जैसे एक एल्किल आसानी से बहुलक बनाते हैं। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि भी 3 चरणों में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप में एक इलेक्ट्रोफाइल मोनोमर के साथ जुड़ता है जिसे हम प्रारंभिक पद कहते हैं और कार्बोकैटायन मध्यवर्ती बनता है। दूसरा संचरण पद जिसमें कार्बोकैटायन मध्यवर्ती दूसरे एकलक अणुओं के साथ जुड़कर श्रृंखला को में वृद्धि करता है। और टर्मिनेटिंग स्टेप जिसमें कार्बोनाइन अणु विलायक के साथ अटैक करके मतलब रिएक्शन करके एक उदासीन अणु में कन्वर्ट हो जाता है और अभिक्रिया समाप्त हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, रणैनिक पॉलीमराइजेशन में इन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया को प्रारंभ करने वाला जो इनिशिएटर पदार्थ होता है वो एक रणैन या लुईस क्षार होता है। इन अभिक्रियाओं में एन ब्यूटिल, लिथियम एमाइड, सोडामाइड इत्यादि का उपयोग किया जाता है तथा कार्बेनाइन या कार्बोनाइन या कार्बेनाइन मध्यवर्ती बनते हैं। वाइनिल एकलकों में उपस्थित नाभिक स्नेही जैसे वाइनिल नाइट्राइल हैलोजन कार्बोक्सिल प्रतिस्थापी समूह संश्रित स्पीशीज को स्थायित्व प्रदान कर आसानी से बहुलक बनाते हैं। इनकी क्रियाविधि भी नो डाउट 3 स्टेप में ही पूरी होती है। फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल या क्षार एक वाइनिल मोनोमर पर अटैक करता है और कार्बेनाइन उत्पाद मध्यवर्ती के रूप में बनाता है, जो कि इस प्रारंभिक पद के बाद में बना हुआ ये कार्बेनाइन सेकंड स्टेप में अन्य वाइनिल मोनोमर पर अटैक करता है, उसके साथ रिएक्ट करके श्रृंखला में वृद्धि करता है और नया कार्बोनाइन बनाता है। और ये नया कार्बोनाइन थर्ड स्टेप जिसे टर्मिनेशन स्टेप कहते हैं उसमें SH विलायक में के साथ रिएक्शन करके नया एक उदासीन अणु बनाता है और अभिक्रिया को समाप्त कर देता है और हमें पॉलीमर भी इस स्टेप की समाप्ति पर प्राप्त हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, श्रृंखला या योगात्मक बहुलीकरण की एक और विधि जिसे हम कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन या जिगलर-नाटा पॉलीमराइजेशन के नाम से जानते हैं, उसकी स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक के लिए आज तक का इस डिस्कशन को आप अच्छे से तैयार करेंगे। इससे रिलेटेड क्यूरीज को भी हम डिस्कस करेंगे। अपनी पढ़ाई और अपने हेल्थ दोनों का ध्यान रखिए। अपने परिवार को, खुद को कोरोना से बचाइए। मास्क अवश्य लगाइए। 2 गज की दूरी को मेंटेन करके रखिए। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू। गुड बाय।